हेलो स्टूडेंट्स। आइए आज आप इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं और हमारा आज का टॉपिक रहेगा सेकेंडरी एंड सोशल फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। कि जो व्यापारिक बैंक होते हैं या जो वाणिज्य बैंक होते हैं उन बैंकों के कौन कौन से सेकेंडरी कार्य होते हैं जिसको हम गौण कार्य या द्वितीय कार्य बोलते हैं, और उनके कौन कौन से जो है सामाजिक कार्य होते हैं, और सामाजिक जो कार्य होते हैं उनको हम जो है आर्थिक विकास में जो है कौन-कौन सी भूमिका निभाता है बैंक, उसके रूप में भी देखते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भी व्यापारिक बैंक जो होते हैं कौन-कौन से प्रकार के कार्य करते हैं। व्यापारिक बैंक के कार्य को मुख्य रूप से हम 3 भागों में बाँट सकते हैं। पहला है प्राथमिक कार्य, जिसको हम प्राइमरी फंक्शन बोलते हैं। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और दूसरा इसके अंदर जो है गुण कार्य, जिसको हम सेकेंडरी फंक्शन बोलते हैं, जिसको आज आप इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और तीसरा जो होता है सामाजिक कार्य, जिसको हम सोशल फंक्शन बोलते हैं। तो आज के वीडियो के अंदर हम जो है इसके जो सेकेंडरी फंक्शन है और जो सोशल फंक्शन है केवल उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो प्राथमिक कार्य है उन कार्यों को हम जो है इससे पहले वाले वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्राथमिक कार्यों के बारे में विस्तार पूर्वक जानने के लिए आप जो उस वीडियो को देख सकते हो। अब आता है सेकेंडरी फंक्शन। जो व्यापारिक बैंक होते हैं वो प्राथमिक कार्यों के साथ साथ अनेक प्रकार के गौण कार्य भी करते हैं। गौण कार्य के रूप में वो जो कार्य करते हैं उसको हम जो है वो एक तो एजेंट के रूप में उसके कार्यों को देखते हैं, कि जिस प्रकार से एक एजेंट होता है वो अपने मालिकों के लिए अनेक प्रकार के कार्य करता है, उसी प्रकार से बैंक जो होता है वो अपने ग्राहकों के लिए एक एजेंट का काम करता है। यानी बैंक जो होता है वो ग्राहकों की तरफ से कुछ कार्यों को करता है। बैंक के जो कस्टमर होते हैं वो बैंक को जो है कुछ कार्य सौंप देते हैं कि आप हमारी तरफ से जो ये काम कीजिए, और उन कार्यों को जो है बैंक अंजाम देता है। और कुछ जो होता है वो सामान्य उपयोगिता की सेवाएं होती है जो बैंक के द्वारा प्रदान की जाती है। इन सभी को यानी एजेंट के रूप में जो कार्य है और जो सामान्य उपयोगिता की सेवाएं हैं, इनको जो है गौण कार्य कहते हैं। तो एजेंट बैंक जो है एजेंट के रूप में कौन कौन से कार्य करता है वो देखते हैं। सबसे पहले बैंक अपने ग्राहकों के लिए जो है एजेंट के रूप में निम्न कार्य करता है। पहला है अनेक मदों का एकत्रीकरण। बैंक जो होता है अपने ग्राहकों की ओर से एजेंट के रूप में जो है अनेक प्रकार की जो मदें होती है, कि कोई भी जो ग्राहक होता है उसको चेक प्राप्त होता है, कहीं से चेक लेना है तो बैंक उसको प्राप्त करेगा, कहीं से जो है किराया वसूलना है तो बैंक जो है उसके लिए एजेंट का कार्य करता है, और कहीं से जो है ब्याज की प्राप्ति होनी है तो इस प्रकार से चेक, किराया, ब्याज आदि का जो है एकत्रित एक जो है इकट्ठा करना बैंक का जो है कार्य आ जाता है। ये तभी होता है जब ग्राहक जो होते हैं बैंक को ये काम सौंपते हैं, अपनी मर्जी से जो बैंक ये कार्य नहीं करता। दूसरी तरफ है कि बैंक जो है एजेंट के रूप में भुगतान भी करता है अपने ग्राहकों की ओर से। जैसे टैक्स का भुगतान करना है तो बैंक को अगर जिम्मेवारी दी गई है तो समय समय पर बैंक जो होता है ग्राहकों की ओर से करों का भुगतान करता रहता है। किस्तों का भुगतान करना है, जिससे किसी ने गाड़ी ली तो ईएमआई जो है प्रत्येक महीने जो है बैंक जो है बीमा का जो गाड़ी की कंपनी है उस कंपनी के अकाउंट में जो है भुगतान करता रहता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भी बैंक जो होता है वो अपने ग्राहकों की ओर से मदों का एकत्रीकरण भी करता है और उनका भुगतान भी करता है। नेक्स्ट, प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री में मदद। बैंक जो होता है वो अपने ग्राहकों के लिए अगर कोई भी ग्राहक सिक्योरिटीज खरीदना चाहता है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो बैंक जो उसकी खरीदने में भी मदद करता है, और अगर कोई बेचना चाहता है तो बेचने में भी मदद अपने बैंक जो अपने ग्राहक की मदद करता है। इसके लिए बैंक क्या करता है कि आम व्यक्ति जो होता है जो शेयर और बॉन्ड खरीदना चाहता है उसे अच्छी जानकारी नहीं होती है उनके बारे में, तो कई बार वो जो है गलत डिसीजन भी ले सकता है। तो ऐसे में बैंक क्या करता है, क्योंकि बैंक जो इस फील्ड का जो है विशेषज्ञ होता है, उसके पास में जो है अनेक प्रकार के विशेषज्ञ होते हैं। उन विशेषज्ञों की राय के आधार के ऊपर बैंक जो है अपने ग्राहकों को बताता है कि भी आप इस समय कौन से शेयर खरीदिए, किस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, और बॉन्ड्स में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप तो इसमें क्या आपके लिए बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना फ़ायदेमंद है या नहीं है। तो इस प्रकार बैंक जो होता है शेयर और बॉन्ड के बारे में सही जानकारी देता है, और उसके आधार के ऊपर जो है
बैंक के ग्राहक जो होते हैं वो इनको खरीदने का या इनको बेचने का निर्णय करते हैं। दूसरी ओर बैंक जो होता है वो प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय में भी मदद करता है। तो यहाँ पर भी वही बात है कि कौन सी सिक्योरिटीज है, अगर ग्राहक खरीदेगा तो उसको फायदा होगा, अगर ग्राहक ने खरीद रखी है तो कौन सा उपयुक्त समय है कि उस सिक्योरिटीज को बेचा जाए। तो बैंक जो होता है ग्राहकों की ओर से प्रतिभूतियों को खरीदता और बेचता है। नेक्स्ट, ट्रस्टी और प्रबंधक का कार्य है। जब कोई ग्राहक अपने बैंक से रिक्वेस्ट करता है तो बैंक जो होता है उसकी संपत्ति के लिए ट्रस्टी का कार्य करता है। यानी बैंक किसी भी व्यक्ति की प्रार्थना के ऊपर जो है उसकी संपत्ति के लिए ट्रस्टी बन जाता है। और अगर ग्राहकों को ज़रूरत पड़ती है तो ग्राहकों की तरफ से जो है बैंक विभिन्न प्रकार की संपत्तियों का या जो कोई अन्य प्रकार की कंपनीज है उनका जो है मैनेजमेंट का कार्य भी करता है। तो बैंक के पास में विशेषज्ञ होते हैं। दूसरा, बैंक की जो है क्रेडिबिलिटी अधिक होती है, इसलिए बैंक जो आसानी से ट्रस्टी का काम कर सकते हैं और मैनेजमेंट का काम भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो ये जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा है बैंक की, जो ग्राहकों को बैंक के द्वारा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है मुद्रा का हस्तांतरण। आज देखिए हमें बहुत अधिक इस बात की ज़रूरत पड़ती है कि हम दूसरे व्यक्तियों को मुद्रा का ट्रांसफ़र करें या दूसरे व्यक्ति जो है हमारे पास में जो है मुद्रा भेजे। तो बैंक जो होता है इसमें मीडिएटर का कार्य करता है। अगर हम दूसरों को मुद्रा भेजना चाहते हैं, हस्तांतरण करना चाहते हैं, तो बैंक जो होता है दूसरे व्यक्तियों को मुद्रा ट्रांसफ़र कर सकता है। आजकल डिजिटल ट्रांसफ़र चल रहा है, तो वो भी बैंक जो होता है के माध्यम से ही होता है, या कई बार डिमांड ड्राफ्ट बना करके मुद्रा जो है भेजी जाती है, चेक के द्वारा भेजी जाती है। इसी प्रकार से बैंक जो होता है दूसरे देशों के अंदर भी मुद्रा के हस्तांतरण में मदद करता है कि दूसरे देशों से अगर मुद्रा मंगवानी है तो बैंक के माध्यम से हमें प्राप्त हो जाती है। अगर हम अपने किसी मित्र, दोस्त, रिश्तेदार को मुद्रा विदेशों में भेजना चाहते हैं तो बैंक के माध्यम से हम जो वो आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस प्रकार एक बैंक जो होता है एजेंट होता है और वो ग्राहक की रिक्वेस्ट के ऊपर मुद्रा दे करके आता है और ग्राहक की रिक्वेस्ट के ऊपर जो है मुद्रा हमें भी देता है। विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय। बैंक अपने ग्राहकों के लिए विदेशी विनिमय का लेन-देन करता है। क्योंकि जब कोई विदेशों से हमें सामान मंगाना होता है तो उसके लिए हमें विदेशी मुद्रा की ज़रूरत पड़ती है। तो विशेष रूप से जो है विदेशी विनिमय बैंक जो होते हैं वो इस कार्य को अंजाम देते हैं। तो वहाँ से हम जो है अपनी करेंसी को विदेशी करेंसी में कन्वर्ट करवा सकते हैं और कन्वर्ट करवाने के बाद में हम जो दूसरे देशों से सामान मंगवा सकते हैं। तो इस प्रकार से बैंक जो होते हैं वो अपने ग्राहकों के लिए विदेशों से जो खरीद फरोख्त है उसको बड़ा ही आसान बना देते हैं। इससे विदेशी व्यापार को भी बढ़ावा मिलता है। अदरवाइज़ अगर हमारे पास में डॉलर नहीं होंगे तो हम अमेरिका से सामान नहीं मंगवा सकते। तो ऐसे में अमेरिका से सामान मंगवाना तभी पॉसिबल होगा जब हम अपने रुपयों को डॉलर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो कार्य होता है ये बैंक के द्वारा किया जाता है। वो हमारी तरफ से जब हम उनको आदेश देते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं तो बैंक जो है ग्राहक की ओर से विदेशी मुद्रा को खरीदता है और अगर ग्राहकों के पास विदेशी मुद्रा है, वो उनको बेचना चाहते हैं, तो ये कार्य भी बैंक कर देता है। नेक्स्ट होता है संदर्भ पत्र जारी करना। इसमें संदर्भ पत्र के अंदर बैंक क्या करता है कि विभिन्न प्रकार की जो कंपनियां होती है, विभिन्न प्रकार के जो व्यापारी होते हैं, वो अपने बारे में सही सूचना नहीं देते। क्योंकि कोई भी कंपनी ये नहीं कहेगी कि मेरा दिवालिया निकलने वाला है, कोई भी व्यापारी ये नहीं बताएगा कि मेरे ऊपर कितना कर्जा है, मेरी स्थिति सही नहीं है। तो ऐसे में बैंक जो होता है वो सही सूचना विदेशी कंपनियों के बारे में, विदेशी व्यापारियों के बारे में और अपने देश के व्यापारी और कंपनियों के बारे में देता है। तो इसके लिए वो संदर्भ पत्र जारी करता है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? भी कोई भी व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, किसी के साथ व्यापार करना चाहता है, तो एक व्यक्ति को उसके साथ व्यापार करना फ़ायदेमंद होता है जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। तो बैंक से जो है ग्राहकों को विभिन्न कंपनियों की, व्यापारियों की वास्तविक स्थिति का पता चलता है और उस स्थिति के आधार के ऊपर वो जो है इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन ले लेते हैं। सामान्य उपयोगिता की सेवाएं, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है वो हम देखते हैं। व्यापारिक बैंक जो होते हैं अनेक प्रकार की ऐसी सेवाएं प्रदान करते हैं जिससे ग्राहकों को अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल है, दो तीन बातें वो हम देखते हैं। सबसे पहले लॉकर की सुविधा।
बैंक जो होता है अपने ग्राहकों को जो है काफ़ी कम किराए के ऊपर लॉकर की सुविधा देते हैं। अब बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पास में बहुत सारी कीमती धातुएँ होती हैं जिसमें सोना, चाँदी, हीरे, जवाहरात वगैरह होते हैं। अगर वो घर पर अपने पास में रखते हैं इनको, तो उनके चोरी होने का, गुम होने का डर रहता है। इसी प्रकार से कई बार जो होते हैं हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण कागज़ात होते हैं जिनको हमें सुरक्षित रखना बहुत ही आवश्यक होता है। तो वे ऐसे में जिन व्यक्तियों के लिए ये चीज़ें जो जिन व्यक्तियों के पास ये चीज़ें होती है, कीमती धातुएँ हैं, कागज़ात है, तो वो व्यक्ति क्या करते हैं, बैंक के अंदर जो अपना एक लॉकर किराए पर लेते हैं और फिर उस लॉकर के अंदर जो है अपना सामान रख देते हैं। और इस प्रकार जो सामान लॉकर में रखा होता है, उसके चोरी होने या नष्ट होने का किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होता। इस बात की संभावना बहुत ही कम होती है कि वहाँ से कोई सामान चोरी हो जाए। लेकिन एक बात ध्यान रखनी आवश्यक है कि अगर आपने लॉकर में कोई भी सामान रख रखा है, वहाँ से अगर चोरी हो जाती है, वहाँ से सामान कहीं चला जाता है, तो उसके लिए बैंक जो है बिल्कुल भी ज़िम्मेवार नहीं होगा। यानी बैंक आपकी जो क्षतिपूर्ति होती है उसकी भरपाई नहीं करेगा। इसके पीछे कारण ये होता है कि बैंक आपसे कभी नहीं पूछता कि आप अपने लॉकर में क्या सामान रख रहे हो। तो जब बैंक के पास में कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, तो हो सकता है आप जो है मिट्टी की ईंट रख कर के थोड़े दिनों के बाद कहो कि मैंने तो सोने की ईंट रखी थी, ये तो किसी ने यहाँ पर चेंज कर दी। जबकि आपने जो है बैंक को दिखा करके उसके नॉलेज में ये चीज़ नहीं रखी थी। तो ऑन रिकॉर्ड जो होता है बैंक कोई भी वस्तु नहीं रखता कि कि ये वस्तु जो इस लॉकर में पड़ी है। अब लॉकर का सिस्टम होता है उसकी 2 की होती है। एक की ग्राहक के पास होती है, एक की जो होती है वो बैंक के पास में होती है और ना तो अकेला बैंक उसको खोल सकता है और ना अकेला ग्राहक उसको खोल सकता है क्योंकि जब दोनों कीज एक साथ लगेंगी तभी जो है लॉकर ओपन होता है। तो इस प्रकार लॉकर जो होता है वो काफ़ी सुरक्षित होता है। यात्री चेक और साख प्रमाण पत्र जारी करना। कई बार व्यक्ति जो होता है बाहर कहीं भी यात्रा पर जाता है तो उसको इस बात का डर रहता है कि जेब कतरे कहीं उसकी पॉकेट ना मार ले या उसका जो मुद्रा है वो कहीं नष्ट ना हो जाए। तो ऐसी अवस्था के अंदर जो है बैंक अपने ये ग्राहकों के लिए जो है यात्री चेक और साख प्रमाण पत्र जारी करते हैं। और ये जो यात्री चेक और साख प्रमाण पत्र होते हैं ये पूरी तरह से जो है सुरक्षित होते हैं क्योंकि इनका प्रयोग केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसके नाम पर ये जारी हुए हैं। अगर ये गुम भी जो हो जाते हैं तो इससे दूसरा व्यक्ति उनका मिसयूज नहीं कर सकता। तो इस प्रकार बैंक से जो यात्री चेक और साख प्रमाण पत्र मिलते हैं उनको प्राप्त करने के बाद व्यक्ति जो होता है बेफिक्र होकर के यात्रा कर सकता है, उसको चोरी होने का, गुम होने का जो है डर नहीं रहता। आगे आर्थिक आंकड़े जारी करना। बैंक जो है अनेक प्रकार के व्यापार से संबंधित, कंपनियों से संबंधित, उनकी आर्थिक स्थिति से संबंधित जो है आर्थिक आंकड़े जारी करता है। अब इन आर्थिक आंकड़ों का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि उसके आधार पर बैंक के जो ग्राहक है, वो आने वाले समय की परिस्थितियों का अनुमान लगा सकते हैं। व्यापारियों को इस बात का अनुमान हो जाता है आने वाले समय में कीमत क्या रहेगी, माँग का लेवल क्या रहेगा, वस्तुओं की पूर्ति का लेवल क्या रहेगा और इस प्रकार अन्य भी उनको आंकड़े मिल जाते हैं जिसके आधार के ऊपर जो है विवेकपूर्ण तरीके से वो निर्णय ले पाते हैं कि उन्हें कितना प्रोडक्शन करना है, कितनी मात्रा में इन्वेस्टमेंट करना है, किस फील्ड में इन्वेस्टमेंट करना है। जैसे अगर बैंक ने जो आंकड़े जारी किए उन आंकड़ों के आधार पर ये लगता है कि आने वाले समय के अंदर जो है कारों की डिमांड बढ़ने वाली है, तो इससे कार कंपनियां जो है पहले से ही अपना प्रोडक्शन बढ़ा करके रखेंगी ताकि आने वाले समय में जो मांग बढ़ने की संभावना है उसको पूरा किया जा सके। इसी प्रकार अगर बैंक के आंकड़ों से ये सिद्ध होता है कि आने वाले समय में कारों की डिमांड कम होगी, तो कंपनियां जो है पहले से ही अपने प्रोडक्शन को कम कर लेंगी ताकि आने वाले समय में उन्हें जो है एक्स्ट्रा स्टॉक का सामना ना करना पड़े। तो इस प्रकार आर्थिक आंकड़े जारी किए जाते हैं, उनका जो है काफ़ी बड़ा फ़ायदा बैंक के ग्राहकों को मिलता है। इसके बाद है व्यापार में मदद। बैंक जो होते हैं बिल्टी के माध्यम से व्यापार को जो है काफ़ी आसान बना देते हैं। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिए कि मान लीजिए आपको जो है अमेरिका से एक गाड़ी मँगवानी है। अब आपने गाड़ी तो इंटरनेट के ऊपर देख ली, लेकिन अब समस्या यहाँ पर विश्वास की पैदा होती है। अगर आपने पहले अमाउंट ट्रांसफ़र कर दी, तो आपको इस बात का डर रहेगा कि पता नहीं गाड़ी भेजी जाएगी या नहीं भेजी जाएगी। अगर गाड़ी नहीं भेजते हैं, तो अमेरिका में जा कर के केस करना, वहाँ से जो है गाड़ी कोर्ट के थ्रू लेना काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा।
और सेम यही बात जो है वो अमेरिका की कंपनी के लिए होगी कि अगर मैंने पहले ग्राहक को गाड़ी दे दी, तो उस अवस्था के अंदर अगर ग्राहक ने पैसे नहीं दिए, तो फिर मेरे लिए भी ये सेम समस्या हो जाएगी। तो ऐसी अवस्था के अंदर बैंक जो है मीडिएटर का कार्य करते हैं। जब कभी भी विदेशों से हम सामान मंगवाते हैं, कोई भी व्यक्ति सामान मंगवाता है, तो जो विदेशी कंपनी जिसने सामान भेजा है वो क्या करती है कि बैंक के अंदर जो एक बिल्टी भेज देती है। बिल्टी एक प्रकार का जो कागज पत्र होता है जिसके अंदर वस्तु का विवरण, उसकी कीमत सब कुछ लिखा होता है। तो जब हम सामान लेने के लिए जाएंगे, सपोज कि सामान जो है पानी वाले शिप के जरिए जो है वो समुद्र के तट के ऊपर आ गया। अब हम वहाँ से सामान तभी ले पाएंगे जब हम वो बिल्टी जो है बैंक से लेकर के वहाँ उनको दिखाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बैंक को जो गाड़ी की अमाउंट है वो अमाउंट हमें पे करनी पड़ेगी। जब हमने बैंक को अमाउंट पे कर दी, तो बैंक के वो जो पैसे थे वो कहाँ चले गए, उस कंपनी के पास चले गए, और हम आसानी से जो है अपना जो गाड़ी है वो जो उस बिल्टी को दिखा करके वहाँ शिप से लेकर के आ सकते हैं। तो इस प्रकार बैंक जो होते हैं वो बिल्टी के माध्यम से अपने ग्राहकों को जो है विदेशों से व्यापार करने की सुविधा प्रदान करते हैं। तो इसके लिए दूसरे देश में आने जाने की जो हेडेक होती है वो समाप्त हो जाती है, और हम अपने देश में बैठे बैठे विदेशों से सामान आयात निर्यात कर सकते हैं। इसके बाद है सामाजिक कार्य या जिसको आर्थिक विकास में भूमिका हम बोलते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। आज बैंकों को आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी अगर कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि बैंक जो होते हैं आर्थिक विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार बैंक जो होते हैं अनेक प्रकार के सामाजिक कार्य और विकास के कार्य करते हैं, जिनके द्वारा जो है एक देश के आर्थिक विकास में काफ़ी मदद मिलती है। तो ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। तो इन कार्यों को हम जो है एक-एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पूँजी निर्माण को बढ़ावा। देखिए, किसी भी देश के अंदर पूँजी निर्माण तभी होगा जब बचत होगी, क्योंकि बचत को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, और इन्वेस्टमेंट बढ़ने से पूँजी निर्माण बढ़ेगा, और पूँजी निर्माण से देश का आर्थिक विकास होगा। अब बैंक क्या करते हैं, लोगों को जो है छोटी-छोटी बचतों को इकट्ठा करने में मदद करते हैं। जैसा कि हमने पीछे जो उसके प्राइमरी फंक्शंस थे उसमें देखा था कि बैंक जो होते हैं विभिन्न प्रकार के जो है अकाउंट्स के माध्यम से, विभिन्न प्रकार की स्कीमों के माध्यम से जो है वो बचत को बढ़ावा देते हैं। तो इस प्रकार बैंकों की जो होती है पूँजी निर्माण के अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरा, इनोवेशन को बढ़ावा देना। अब कोई भी व्यक्ति जो है नव प्रवर्तन तभी करेगा जब उसके पास में जो है पर्याप्त मात्रा के अंदर वित्त, साख या पूंजी उपलब्ध होगी। तो बैंक जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो उद्योगपति होते हैं, जो उद्यमी होते हैं, उनको जो है साख प्रदान करते हैं प्रोडक्शन के लिए, और कई बार स्पेशल रिसर्च के लिए। तो जब एक व्यक्ति प्रोडक्शन करता है तो उस प्रोडक्शन की प्रक्रिया के दौरान अनेक प्रकार के जो है वो नव प्रवर्तन करता रहता है, ताकि उसको जो है व्यापार में, प्रोडक्शन के अंदर जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो इस प्रकार बैंक जो होते हैं जो साख प्रदान करते हैं, वित्त प्रदान करते हैं, और उसके माध्यम से जो है इनोवेशन को बढ़ावा देते हैं। और किसी भी देश के अंदर इनोवेशन जो होते हैं वो आर्थिक विकास का आधार होते हैं। जिस देश के अंदर जितने ज़्यादा नव परिवर्तन होंगे, उस देश के अंदर आर्थिक विकास की प्रक्रिया उतनी ही तेज होगी। तीसरा है ब्याज दर। बैंक जो होते हैं ब्याज दर के अंदर इस प्रकार से परिवर्तन करते हैं जिससे कि एक और तो लोगों को निवेश की करने की प्रेरणा मिलती है, और जब लोगों को निवेश करने की प्रेरणा मिलेगी तो उसके कारण जो है आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। तो बैंक जो होते हैं ब्याज दर को एक रीजनेबल लेवल के ऊपर रखते हैं, यानी एक ऐसा स्तर जिस स्तर के ऊपर जो है एक देश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिले। तो ब्याज दरों के माध्यम से बैंक जो होते हैं वो इन्वेस्टमेंट को प्रभावित करते हैं और आर्थिक विकास को भी प्रभावित करते हैं। आगे ग्रामीण विकास। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भी ग्रामीण जो क्षेत्र होता है वो किसी भी देश के अंदर एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। ज़्यादातर देशों के अंदर ग्रामीण एरिया जो महत्वपूर्ण होता है उसका क्षेत्रफल अधिक होता है, और पिछड़ा हुआ क्षेत्र भी यही होता है। तो बैंक जो होते हैं इस ग्रामीण क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। कैसे करते हैं उसको पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो ग्रामीण एरिया होता है उस एरिया के अंदर जो होता है लोगों के पास में निष्क्रिय बचतें काफ़ी अधिक मात्रा में होती है। यानी उनके पास में पूंजी तो पड़ी होती है, लेकिन वो पूंजी जो होती है वो किसी प्रकार से जो है अर्थव्यवस्था के अंदर जो है वो प्रोडक्शन में भूमिका नहीं निभाती।
तो बैंक जो होते हैं उन लोगों से जो है पूँजी को इकट्ठा करते हैं बचतों के रूप में। जब बचत इकट्ठी हो गई तो उसके बाद में उस निष्क्रिय बचत को बैंक जो होते हैं उन व्यक्तियों को देते हैं जो कि उसको इन्वेस्टमेंट करके प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार बैंक जो होते हैं वो बचतों को इकट्ठा करके जो है उसे उत्पादक कार्यों में कन्वर्ट करने का कार्य करते हैं। इससे एक देश के जो ग्रामीण क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंदर जो है विकास की प्रक्रिया शुरू होती है। दूसरा जो होते हैं बैंक जो होते हैं कृषि क्षेत्र के लिए अनेक प्रकार की साख की जो है पूर्ति करते हैं। यानी जो किसान है उन किसानों को उधार देते हैं, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है उसके माध्यम से उधार दिया जाएगा। और जब किसानों को उधार दिया जाएगा तो उसके कारण वो क्या करेंगे, कोई अपने खेत के अंदर ट्यूबवेल लगाएगा, कोई जो है ट्रैक्टर लेकर के आएगा, कोई जो है अन्य प्रकार के यंत्र लेकर के आएगा। अगर किसी के खेत के अंदर जो है मिट्टी ज़्यादा है तो वहाँ जो वो मिट्टी को जो है उठवाएगा बैंक से वित्त लेकर के। इसी प्रकार से जो है बैंक जो होते हैं बागवानी के लिए, मत्स्य पालन के लिए, मधुमक्खी पालन के लिए भी वित्त उपलब्ध करवाते हैं। तो इस प्रकार से जो बैंक है, बैंक कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए और विकास के लिए जो है वित्त के माध्यम से काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाते हैं। इससे न केवल कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ता है, बल्कि वहाँ उत्पादकता भी बढ़ती है और रोजगार को बढ़ावा भी मिलता है। दूसरा, जब वहाँ पर उत्पादन और उत्पादकता बढ़ेगी तो वहाँ पर जो है लोगों की आय बढ़ेगी, जिससे बचत को बढ़ावा मिलेगा। उस बचतों को जो है बैंक जो है इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करवाने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार बैंकों की जो है ग्रामीण क्षेत्र के विकास में जो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। उपभोक्ता मांग को बढ़ावा देना, बैंक जो होते हैं किसी भी देश के अंदर उपभोक्ता जो है उस मांग को बढ़ाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्ट जो है वो खरीदारी तो करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास में पैसे नहीं होते। तो ऐसे व्यक्तियों को बैंक जो होते हैं वो सस्ती साख उपलब्ध करवाते हैं। यानी कम ब्याज दर के ऊपर उनको वो उधार दिया जाता है और उस उधार के माध्यम से वो व्यक्ति जो होते हैं वस्तुएं और सेवाएं खरीद लेते हैं। जैसे आज आप देखिए, आपको जो है कार लोन मिलता है, होम लोन मिलता है, इवन मोबाइल लोन मिलता है, लैपटॉप, कंप्यूटर आप लोन के ऊपर खरीद सकते हो, मोटरसाइकिल आप लोन के ऊपर खरीद सकते हो। तो इस प्रकार से हर चीज़ के लिए जब लोन उपलब्ध है तो व्यक्तियों के लिए डिमांड बहुत ही आसान हो जाती है। क्योंकि अगर उनके पास पैसे नहीं भी है तो भी वो ये वस्तुएँ और सेवाएँ खरीद पाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, माँग बढ़ेगी और जब माँग बढ़ेगी तो उसके कारण संबंधित उद्योगों का तेज़ी से विकास होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं उपभोक्ता के मांग को बढ़ा करके बैंक जो होते हैं आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। मौद्रिक नीति की सफलता में भूमिका, सरकार की मौद्रिक नीति में मुद्रा की पूर्ति जो है वो उसको चेंज किया जाता है। यानी सरकार जो होती है आवश्यकताओं के अनुसार मुद्रा की पूर्ति को कम कर सकती है, मुद्रा की पूर्ति को बढ़ा सकती है। यानी सरकार की जो मौद्रिक नीति है वो संकुचनकारी भी हो सकती है और विस्तारवादी भी हो सकती है। लेकिन देश की जो सरकार होती है वो मौद्रिक नीति को जो है बैंकों के माध्यम से लागू करती है, क्योंकि मौद्रिक नीति के अंदर ब्याज दरों में परिवर्तन किया जाएगा। अगर एक देश की सरकार चाहती है देश के अंदर मुद्रा की पूर्ति बढ़े तो ब्याज दरों को कम कर दिया जाएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई जो वो मुद्रा की मांग ज़्यादा होगी तो इकोनॉमी के अंदर सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर सरकार चाहती है कि भी मुद्रा की मात्रा कम हो तो ऐसे में सरकार जो है वो ब्याज दरों को बढ़ा देगी। लेकिन ब्याज दरें जो होती है वो बैंकों के माध्यम से ही जनता तक पहुँचती है। अगर सरकार ने ब्याज दर बढ़ा दी लेकिन अगर बैंक ब्याज दर नहीं बढ़ाते हैं तो सरकार की मौद्रिक नीति सफल नहीं है। अगर सरकार ने जो है ब्याज दरों को कम कर दिया लेकिन बैंक अगर आगे ब्याज दरों को कम नहीं करते हैं तो भी सरकार की जो मौद्रिक नीति है वो सफल नहीं होगी। तो इस प्रकार सरकार की मौद्रिक नीति की जो सफलता है वो केवल और केवल बैंकों के ऊपर निर्भर करती है। रोजगार को बढ़ावा देना, निवेश के माध्यम से बैंक जो है रोजगार को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि किसी भी देश के अंदर जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उतनी ही ज़्यादा मात्रा के अंदर रोजगार का सृजन होगा। तो पीछे हमने देखा था कि बैंक जो होते हैं बचत को बढ़ावा देते हैं जिससे निवेश को बढ़ावा मिलता है। दूसरी तरफ
बैंक जो होते हैं अनेक ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके पास में प्रोडक्शन के बहुत ही महत्वपूर्ण आइडियाज होते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को बैंक जो होते हैं वो साख प्रदान करते हैं, ऋण देते हैं, उधार देते हैं। तो इससे वो जो है स्वरोजगार में लग जाते हैं। और एक बार जो व्यक्ति स्वरोजगार में लग जाता है, धीरे धीरे वो अपना जो प्रोडक्शन का पैमाना है उसको बढ़ाता जाएगा और वो अन्य व्यक्तियों के लिए भी रोजगार सृजन का कार्य करता है। तकनीकी सहायता। बैंक अपने ग्राहकों को निवेश करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं। और दूसरा, बैंकों के पास में विशेषज्ञों की एक टीम होती है। तो उन विशेषज्ञों की सेवाएं जो होती है वो ग्राहकों को उपलब्ध करवाते हैं। उन विशेषज्ञों की राय लेकर के ग्राहक जो है इस बात का निर्णय लेते हैं कि उन्हें किस क्षेत्र में निवेश करना लाभदायक रहे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बैंक जो होता है एक देश के आर्थिक विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और एक देश के अंदर जो है प्राथमिक कार्य महत्वपूर्ण होते हैं एक बैंक के, लेकिन जो गौण कार्य है और जो सामाजिक कार्य है वो भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। तो कुल मिलाकर के आज के समय के अंदर बैंक जो होते हैं वो किसी भी देश की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी कहे जा सकते हैं। इसके साथ अपना जो ये टॉपिक है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।